हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। तो जो हमारे पास सेक्शन 27 में टॉपिक है रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, उसके हमारे पास एक्सेप्शंस क्या हैं। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि सेक्शन 27 जो है वो प्रोवाइड करता है कि हर एक अग्रीमेंट जिसके द्वारा किसी को भी रिस्ट्रेन किया जाता है, रोका जाता है एक्सरसाइज करने से एक लॉफुल जो कानूनी तरीके से प्रोफेशन, ट्रेड या फिर कोई भी बिजनेस किसी भी प्रकार का, वो उस एक्सटेंट तक मतलब उस हद तक जो है वो वॉइड होगा। जो फ्रीडम है ट्रेड की, जो व्यापार करने की आज़ादी है और कॉमर्स की, वो प्रोटेक्ट की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो संविधान के द्वारा जो है ये चीज़ प्रोटेक्ट की जाती है। जस्ट लाइक लेजिस्लेशन कैन नॉट टेक अवे द फ्रीडम ऑफ ट्रेड। जैसा कि लेजिस्लेशन मतलब हमारे पास जो कानून बनाने वाली व्यवस्था है वो जो है नहीं ले सकती है जो फ्रीडम है ट्रेड की, सिमिलर मैनर में एक इंडिविजुअल, एक जो इंसान है वो भी जो है नहीं ले सकता है जो फ्रीडम है बाय वे ऑफ एन अग्रीमेंट के तरीके से फ्रीडम जो है ट्रेड की वो छीन नहीं सकता है किसी से भी। इंट्रोडक्शन जो है हम सेक्शन 27 वाला ही यूज़ करेंगे जो हमने रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड को एक्सप्लेन करने के लिए किया था। इलस्ट्रेशन भी हम सेम यूज़ करेंगे। ए ने अग्री किया है कि वो पे करेगा 1 लाख रुपीज़ बी को, और बी जो है इन कंसिडरेशन देयर ऑफ, उसके कंसिडरेशन में, उसके बदले में अग्री करता है कि वो कैरी ऑन नहीं करेगा जो ट्रेड है किसी स्पेसिफिक फील्ड में। ये जो अग्रीमेंट है ये वॉइड है। अब जो मेन कंटेंट है हमारे पास आंसर का वो यहाँ से स्टार्ट होता है, दैट इज एक्सेप्शंस क्या है। स्टैच्यूट एज वेल एज जुडिशरी। स्टैच्यूट का मतलब है जो प्रॉपर कानून बनाया जाता है स्टैच्यूट के द्वारा। जुडिशरी का मतलब है जो हम केस लॉज करते हैं उनके प्रोसेस में जो हमारे पास जजमेंट्स आती हैं उनके तहत जो है क्या क्या रिकॉग्नाइज किया गया है। इन दो चीज़ों ने क्रिएट की हैं कुछ एक्सेप्शंस जो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है उसकी। ये जो एक्सेप्शंस हैं ये क्लासिफाइड हैं और डिस्कस की गई हैं नीचे। पहला आ गया स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस हैं, दूसरा आ गया जुडिशली रिकॉग्नाइज्ड एक्सेप्शंस हैं। पहला आ गया इसमें हमारे पास स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस, जिसमें फर्स्ट है हमारे पास सेल ऑफ गुडविल। सेक्शन 27 जो है वो मेंशन करता है एक एक्सेप्शन, दैट इज जो सेल है गुडविल की। ये प्रोवाइड करता है कि वो पर्सन जो सेल करता है जो गुडविल है बिजनेस की, वो अग्री कर सकता है बायर के साथ। तो फॉलोइंग कंडीशंस जो हैं वो बायर को बोल सकता है फुलफिल करने के लिए। पहला आ गया उसको रिफ्रेन कर सकता है, रोक सकता है कैरी करने से एक सिमिलर बिजनेस, मतलब एक सेम तरीके का बिजनेस उसको बोल सकता है वो ना कैरी ऑन करे। दूसरा आ गया स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स में, मतलब एक लोकल लिमिट्स में या फिर एक एरिया में, सो लॉन्ग एज द बायर, जितना बायर को ठीक लगे। तो जो पर्सन है वो डिराइव जो कर रहा है टाइटल गुडविल का, उससे वो कैरी ऑन कर सकता है बिजनेस को। तो इसमें जो है वो लिमिट्स पे स्पेसिफाई कर सकता है कि आप इतने एरिया के अंदर जो है ये बिजनेस कैरी ऑन कर सकते हैं, या फिर इतने एरिया के अंदर नहीं कर सकते, इसके बाहर कर सकते हैं। फिर आ गया ये जो लिमिट है ये अपीयर करती हैं कोर्ट को कि ये रीजनेबल हैं रिगार्ड बीइंग हैड द नेचर ऑफ द बिजनेस। तो ये जो नेचर है बिजनेस का उसको कंसिडर करते हुए कोर्ट को लगता है कि ये चीज़ें जो है रीजनेबल हैं। तो ये जो 3 कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं तो इसमें जो है कोई भी ये एक्सेप्शन माना जाएगा और ये कोई भी रिस्ट्रेन नहीं माना जाएगा ट्रेड पे। फिर आगे केस लो हमारे पास, दैट इज नॉर्दर्न-फेल्ट वर्सेस मैक्सिम नॉर्दर्न-फेल्ट गन्स एंड एम्यूनिकेशंस कॉरपोरेशन 1894। बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है और हम आज जितने भी एक्सेप्शंस करेंगे वो हमारी जो है लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि हर एक एक्सेप्शंस में हमने एक एक केस लो डिस्कस किया है जो प्री के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपका मेंस के जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है उनके हिसाब से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें फैक्ट्स आ गया हमारे पास। इस केस में इन्वेंटर और जो मैन्युफैक्चरर है गन्स का, उसने सेल की, उसने बेची जो गुडविल है फर्म की, और अग्री किया जो बायर है उसके साथ, बायर कंपनी के साथ। पहली कंडीशन थी कि वो प्रैक्टिस नहीं करेगा उस ट्रेड को 25 ईयर्स के लिए, और दूसरी कंडीशन थी वो इंगेज नहीं होगा किसी भी बिजनेस में जो compete कर रहा है या फिर लाइबल है कि वो फ्यूचर में compete कर सकता है किसी भी तरीके से इस बिजनेस के साथ उस टाइम पीरियड के लिए जब वो कैरी ऑन किया जाता है कंपनी के द्वारा। तो ये 2 कंडीशंस जो हैं गुडविल सेल करने के टाइम पे लगी थी।
अब कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो फर्स्ट पार्ट है कि वो बिजनेस कैरी ऑन नहीं करेगा 25 ईयर्स के लिए, वो वैलिड था क्योंकि ये रीजनेबली नेसेसरी था प्रोटेक्शन के लिए परचेजर के इंटरेस्ट की, कि जो परचेजर का इंटरेस्ट था उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये चीज़ ज़रूरी थी। सेकेंड पार्ट जो है वो अग्रीमेंट जो है अनरीजनेबल था कि वो इंगेज नहीं होगा किसी और बिजनेस के साथ जो इसके कंपटीशन में है और इसलिए वॉइड होगी। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया जो रिस्ट्रेंट है ट्रेड का वो जस्टिफाई किया जा सकता है स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, और ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये रीजनेबल होगा पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए और जो इंटरेस्ट है पार्टीज का उनको ध्यान में रखते हुए। फिर आ गया हमारे पास दूसरा, पार्टनरशिप एक्ट के कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं या एक्सेप्शंस हैं इसमें हमारे पास। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी ले डाउन करती है कुछ प्रोविजंस जहाँ पे अग्रीमेंट जो है इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वो वैलिड होगा। ये प्रोविजंस है हमारे पास, ये 4 प्रोविजंस है हमारे पास। जो रिस्ट्रेंट है या जो रोकना है कंटिन्यूइंग पार्टनर का, जो पार्टनर कंटिन्यू कर रहा है फर्म में कैरी ऑन करने से कोई भी बिजनेस अदर देन बिजनेस ऑफ द फर्म, की जो उस बिजनेस फर्म का बिजनेस जो कैरी ऑन कर रहा है और कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो किसी और बिजनेस को कैरी ऑन नहीं कर सकता है। ये आ गया सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 में हमारे पास ये वैलिड कंडीशन है। फिर आ गया रिस्ट्रेंट जो है किसी आउटगोइंग पार्टनर पे, वो पार्टनर जो फर्म छोड़ के जा रहा है कि वो कैरी करे एक सिमिलर बिजनेस। ये आ गया सेक्शन 36 सब सेक्शन 2 में। तीसरा आ गया रिस्ट्रेंट लगाना एंटिसिपेशन ऑफ डिसोल्यूशन में। एंटिसिपेशन का मतलब है वो चीज़ होने वाली है और डिसोल्यूशन का मतलब है फर्म का जो है डिसॉल्व होना। ये आ गया सेक्शन 54 में। फिर आ गया रिस्ट्रेन गुडविल जो है फर्म की इज सोल्ड। रिस्ट्रेन जब गुडविल जो है फर्म की वो सेल होती है तब जो रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं वो जो है एक्सेप्शन में आएंगे और वो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं माने जाएंगे। ये आ गया सेक्शन 55 सब सेक्शन 3 में हमारे पास। सेकेंड तरीके का होता है हमारे पास जो जुडिशली रिकॉग्नाइज्ड एक्सेप्शंस हैं। तो जो फॉलोइंग केसेस है हमारे पास, कोर्ट ने अलाउ किया है जो रेगुलेशंस इम्पोज करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं, और ये जो रेगुलेशंस हैं ये फॉल नहीं करती हैं जो रिस्ट्रेंट है ट्रेड का। ऑल दो वो दे में लुक लाइक रिस्ट्रेंट, लग सकता है कि ये रुकावट है लेकिन ये जो है रिस्ट्रेंट्स नहीं है। पहला आ गया हमारे पास ट्रेड कॉम्बिनेशंस। इसमें आगे जो ट्रेडर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कैरी ऑन करेंगे अपना बिजनेस एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है ट्रेड कॉम्बिनेशंस बना के। ऑब्जेक्ट जो है इन कॉम्बिनेशंस का वो है रेगुलेट करना बिजनेस को और उनको जो है रिस्ट्रेन ना करे ताकि स्मूथली बिजनेसेस चले और कोई रुकावट ना आए। ये लाती हैं जो फिक्सेशन है प्राइजेस का, एडिक्वेसी है सप्लाईज की। फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस आप लगा लीजिए, जैसे बहुत ही बेसिक एग्जांपल, जैसे रिक्शा आप लेते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो आप देखेंगे कि जो जितने भी रिक्शा वाले इस एक पॉइंट से बी पॉइंट तक जाते हैं उनका सेम प्राइस होता है। बहुत बड़ी 10 रुपीज़ होता है, बहुत बड़ी 20 रुपीज़ होता है। तो उनकी यूनियन के द्वारा ये जो है प्राइजेस फिक्स किए जाते हैं और जहाँ पे एक जब प्राइस हाइक होते हैं तो सभी के हाइक होते हैं। एडिक्वेसी ऑफ सप्लाई की जो सप्लाई है वो काफ़ी क्षमता में है। फिर आ गया स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ गुड्स एटसेट्रा की एक स्टैंडर्ड के जो गुड्स हैं वो बेचे जाएंगे। मोस्टली ऐसे जो एग्जांपल्स हैं वो आपको जो मंडी होती है सब्जी मंडी उनमें देखे जाते हैं कि क्या स्टैंडर्ड है इस मंडी का, उसकी रेपुटेशन ना खराब हो, तो ये उनकी यूनियन डिसाइड करती है। देयरफॉर जो रेगुलेशंस है जैसे लाइसेंस जो है ट्रेडर्स का, सुपरविजन और कंट्रोल जो है डीलर्स का, ओपनिंग और क्लोजिंग जो है बिजनेस एटसेट्रा की, ये जो है इलीगल नहीं है। केस लॉ आ गया इसमें हमारे पास SB फ्रेजर एंड कॉरपोरेशन वर्सेस बॉम्बे आइस मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन 1904 बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है हमारे पास। इसमें एक अग्रीमेंट था एक किसी आइस मैन्युफैक्चरर के बीच में जिसने फिक्स किया था जो मिनिमम प्राइस है सेल ऑफ आइस का, प्रोपोर्शन जो है मैन्युफैक्चर का और जो प्रॉफिट्स हैं जो हर एक को रिसीव करने हैं। कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो ऑब्जेक्ट है अग्रीमेंट का वो है रेगुलेट करना बिजनेस को, ना कि रिस्ट्रेन करना। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन में फॉल किया था और रिस्ट्रेंट में नहीं माना गया था। सेकेंड आ गया हमारे पास सोलस और एक्सक्लूसिव डीलिंग अग्रीमेंट्स। सोलस अग्रीमेंट्स का मतलब है कि जो बिजनेसमैन है वो सेल करेगा अपना जो प्रोडक्ट है किसी एक बायर को। ये प्रिवलेंट बिजनेस प्रैक्टिस है ताकि गुड्स जो हैं वो बेचे जाएं एक सोल एजेंट के थ्रू या डिस्ट्रीब्यूटरशिप के थ्रू। केस लॉ आ गया इसमें हमारे पास गुजरात बॉटलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस कोका कोला कॉरपोरेशन 1995 सुप्रीम कोर्ट।
फैक्ट्स में आ गया हमारे पास एक अग्रीमेंट था ग्रांट करने के लिए फ्रेंचाइज जो है कोका कोला कॉरपोरेशन की, कि वो गुजरात बोटलिंग कॉरपोरेशन को देगा अपनी फ्रेंचाइज मैन्युफैक्चर करने के लिए जो बॉटल थी, सेल करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो बेवरेज है हमारे पास, जो ट्रेडमार्क है कोका कोला का, उसके अंडर। अग्रीमेंट कंटेन करता है एक स्टिपुलेशन, एक कंडीशन, कि जब पीरियड जो है अग्रीमेंट का उसके दौरान जो गुजरात बॉटलिंग कॉरपोरेशन थी वो डील नहीं करेगी किसी दूसरी कंपनी के साथ। अब कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये जो नेगेटिव स्टिपुलेशन है, ये जो नेगेटिव कंडीशन है, ये रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में नहीं मानी जाएगी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ ये इंटेंड किया गया था प्रमोट करने के लिए ट्रेड को, तो इसका जो इंटेंशन था वो था प्रमोट करना ट्रेड को। ये जो कंडीशन है इसका जो मकसद था वो था एडवांसमेंट ऑफ ट्रेड, मतलब ट्रेड की एडवांसमेंट हो, जो रिगार्ड नहीं किया जाएगा एज रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। तो यहाँ पे भी रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं था, ये हमारे पास एक वैलिड एक्सेप्शन था। थर्ड आ गया इसमें हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। इसमें आगे ये एक जनरल बिजनेस प्रैक्टिस है कि जो अग्रीमेंट्स हैं सर्विस की वो कंटेन करती हैं नेगेटिव स्टिपुलेशंस जो प्रोहिबिट करती हैं एम्प्लॉय को फ्रॉम वर्किंग एल्सवेयर, कि वो एक जगह से दूसरी जगह जो है काम नहीं करेगा, जो पीरियड है उसका एम्प्लॉयमेंट का उस टाइम पे। ये जो इस तरीके की जो कंडीशंस हैं ये इंटेंड की जाती हैं प्रोटेक्ट करने के लिए जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं, आइडेंटिटी जो है कस्टमर्स की, या जो कॉन्फिडेंशियलिटी है और बिजनेस एटसेट्रा की। तो ये जो है थोड़े टाइम पहले जो है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी था, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, कि जो पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं आफ्टर ऑफिस उनको जो है रिस्ट्रेन करने के लिए ये जो रिस्ट्रेन करने के लिए काफ़ी कंपनीज़ ने जो है कदम उठाए थे। तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस वो यहाँ से आता है कि वो जो कंडीशंस हैं वो वैलिड होती हैं। केस लो आगे इसमें हमारे पास चार्ल्स वर्थ वर्सेस मैकडोनल्ड 1898 एक अग्रीमेंट था एक अप्रेंटिसशिप के लिए 3 साल के लिए। ये प्रोवाइड किया गया कि कॉन्ट्रैक्ट में जब उस टाइम पीरियड के दौरान जो प्रॉमिस है वो द प्रॉमिस जो है वुड नॉट टेक अप वर्क इन एनी अदर प्लेस। प्रॉमिस नहीं होगा, यहाँ पे एम्प्लॉय होगा, कि जो एम्प्लॉय है वो कहीं दूसरी जगह पे जो है वो काम नहीं करेगा। हेल्ड किया गया, कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो अग्रीमेंट है वो फॉल नहीं करता है जो स्कोप है सेक्शन 27 का उसके अंडर। हाउ एवर ये नोट करना ज़रूरी है कि एक जो अग्रीमेंट है रिस्ट्रेन करने के लिए एक पर्सन को compete करने के लिए अपने एम्प्लॉयर के साथ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बाद वो अलाउ नहीं किया जा सकता कोर्ट के द्वारा। तो जब तक ड्यूरेशन होती है किसी भी एम्प्लॉयमेंट की, उस दौरान पे जो कंपनी है वो चेक लगा सकती है कि वो कहीं और जाके काम नहीं करेगा जो इनका एम्प्लॉय है। लेकिन जब टर्मिनेशन हो जाता है उस कंपनी से किसी भी एम्प्लॉय का, उसके बाद जो है ये चेक हट जाता है और वो कहीं भी जाके अपनी मर्जी से काम कर सकता है। कंक्लूजन में आ गया हमारे पास सेक्शन 27 प्रोहिबिट नहीं करता है जो रेगुलेशन है ट्रेड का और रिलेटेड एक्टिविटीज़ का, ये सिर्फ प्रिवेंट करता है रिस्ट्रेंट को। ये फॉलो करता है कि रीजनेबल रेगुलेशंस जो हैं वो पुट किए जाएं स्ट्रीमलाइन करने के लिए ट्रेड को और बिजनेस एक्टिविटीज़ को। ये इंटरेस्ट में है इंडिविजुअल की जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है वो कैरी ऑन की जाए एक सिस्टमेटिक वे में, एक स्मूथ जो है ट्रांजैक्शंस के लिए। इस क्वेश्चन में जो है 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये कि हमने 15-20 मार्कर के हिसाब से किया है, जिसमें हमने इंट्रो किया है, एक इलस्ट्रेशन की है, 2 तरीके की हमारे पास जो है एक्सेप्शंस हैं। पहली एक्सेप्शन है हमारे पास स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन, दूसरी है हमारे पास जुडिशली रिकॉग्नाइज्ड जो एक्सेप्शन है हमारे पास, इसमें हमने 2 की हैं। पहला आ गया हमारे पास जो सेल ऑफ गुडविल है हमारे पास, दूसरा आ गया हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट में जो है हमारे पास दी गई हैं। जो हमारे पास जुडिशली रिकॉग्नाइज्ड जो एक्सेप्शंस हैं उसमें जो पहली एक्सेप्शन है वो है हमारे पास ट्रेड कॉम्बिनेशंस की, दूसरा है सॉलेस अग्रीमेंट्स या फिर जो एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट्स हैं, तीसरा है हमारे पास यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है सर्विस का। तो ये जो है आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करनी है, उसके बाद आप कंक्लूड करेंगे सेक्शन 27 का जो इंटेंशन क्या है उसके साथ। जहाँ तक आपका ये 5 मार्कर या 10 मार्कर में क्वेश्चन आता है, आप ट्राई कीजिए स्पेशली 5 मार्कर में कि आप 5 मार्कर में ये टेबल बनाएं और थोड़ा थोड़ा ना इसको ब्रैकेट में यहाँ लिख के और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें इन्हीं के साथ ही, क्योंकि 5 मार्कर में आपको जो है सिर्फ एक शीट भरनी होती है, वहाँ पे आप इतना सारा केस लॉज ये सब नहीं लिख सकते हैं। तो आप इंट्रो कट करेंगे, थोड़ा सा इलस्ट्रेशन स्किप कर सकते हैं, आप टेबल बनाएंगे और उसके नीचे 2-2 लाइन में
या फिर इनके नीचे यहाँ पे जो स्पेस होता है यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे और उसके बाद कंक्लूड कर देंगे। 10 मार्कर में आप अगेन लाइन वाइज करेंगे, लेकिन आप केस लॉ स्किप कर सकते हैं। 10 मार्कर में दो लाइन जो है जिस्ट में लिख सकते हैं। जहाँ तक 15-20 मार्कर है आप केस लॉज भी लिखें और आप प्रॉपर एक्सप्लेन करें। स्पेशली 20 मार्कर क्वेश्चन जिन स्टेट्स में पूछा जाता है केस लॉज पक्का मेंशन करें। केस लॉज प्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और इसके बेसिस पे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं आपके, तो यहाँ से आप फैक्ट्स उठा के और रिलेट करके अपना आंसर बना सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।